आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स है। जिन्हें CNN भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद CNN के काम करने के तरीके और उसके आंतरिक ढांचे को गहराई से समझना है। हाँ, और इसके लिए हमारे पास आज कई रिसर्च पेपर्स, तकनीकी आर्टिकल्स और आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स का एक काफी बड़ा स्टैक है। सही कहा। इसमें से हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारियों को निकालने वाले हैं। देखिए, अगर आज की तकनीकी दुनिया पर नजर डाली जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। हाँ, और खास तौर पर इमेज रिकग्निशन या वीडियो एनालिसिस में। और यहाँ तक कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP की दुनिया में भी CNN का योगदान सबसे बड़ा है। यह सच है। तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। सुनने वालों के लिए इस जटिल तकनीकी विषय को बहुत ही आसान और रोचक बनाना है, ताकि बिना किसी भारी भरकम जागन में उलझे ये डिकोड किया जा सके कि आखिर एक कंप्यूटर किसी तस्वीर को कैसे देखता है और उसे समझता कैसे है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर एक साधारण या पारंपरिक न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो वो किसी भी डेटा को एक फ्लैट वेक्टर की तरह देखता है। फ्लैट वेक्टर मतलब एक सीधी लाइन की तरह। बिल्कुल। यानी अगर सिस्टम को कोई तस्वीर दी जाए तो वो उस तस्वीर की जो 2 डायमेंशनल पिक्सल संरचना है उसे तोड़कर एक लंबी और एक आयामी लाइन में बदल देता है। 1 डायमेंशनल बना देता है उसे। हाँ, लेकिन CNN इस पूरी अप्रोच को बदल कर रख देते हैं। CNN डेटा के स्पेशल स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं, यानी पिक्सल्स की असली जगह और उनका आकार। एकदम सही। और उनके आसपास का जो पड़ोस है उसे भी बनाए रखते हैं। इमेज एनालिसिस के लिए यह स्पेशल अवेयरनेस सबसे बुनियादी और जरूरी हिस्सा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक AI मॉडल्स तस्वीर के असली कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से खो देते हैं। वो कैसे? देखिए, जब एक 2 डायमेंशनल तस्वीर को एक फ्लैट लाइन में बदल दिया जाता है तो ये बताना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कौन सा पिक्सल किसके ऊपर था या नीचे था या बगल में था। वो अपनी जगह का अर्थ ही खो देता है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से अपनी पहचान खो देता है। इसके विपरीत CNN हर एक पिक्सल के आसपास के माहौल को, उसके नेबरहुड को बहुत अच्छे से समझते हैं। मतलब वो ये देखते हैं कि एक पिक्सल अपने पड़ोसी पिक्सल के साथ मिलकर क्या आकार बना रहा है। हाँ, मशीन विजन की दुनिया में देखा जाए तो एक अकेले पिक्सल का कोई खास मतलब नहीं होता। असली जानकारी तो पिक्सल्स के आपसी संबंधों में छुपी होती है। जैसे जहां रंग बदलता है या जहां रोशनी कम होती है। सही कहा, वहीं से कोई किनारा या कोई आकार बनता है। इसी स्पेशल अप्रोच की वजह से मशीनें डेटा को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं बल्कि एक विजुअल पैटर्न की तरह प्रोसेस कर पाती हैं। ये अप्रोच वाकई डेटा को देखने का नजरिया बदल देती है और इसी से हमारा पहला और सबसे मुख्य कदम शुरू होता है, जिसे द कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कहते हैं। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। हाँ, इसी प्रक्रिया से तस्वीर की पहली नज़र और उसके बारीक डिटेल्स को पकड़ा जाता है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। बताइए। मान लीजिए कि कोई किसी बहुत बड़ी बारीक डिटेल्स वाली तस्वीर को एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस से स्कैन कर रहा है। एक जासूस की तरह। बिल्कुल। वो लेंस तस्वीर के एक छोटे हिस्से पर जाता है, उसे बारीकी से देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। CNN में भी डेटा को प्रोसेस करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। इसमें 4 मुख्य तकनीकी शब्द आते हैं। हाँ, सबसे पहला है कर्नल या फिल्टर। सही। यही वही छोटा लेंस या मैट्रिक्स है जो इनपुट डेटा के ऊपर स्लाइड करता है। और दूसरा शब्द है स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब है कि वो लेंस तस्वीर पर एक बार में कितने कदम आगे बढ़ता है। हाँ, अगर स्ट्राइड 1 है तो फिल्टर 1 पिक्सल आगे खिसकेगा। यहाँ एक तकनीकी पहलू पर ध्यान लेना बहुत जरूरी है। जी बताइए। जब ये कर्नल पूरी तस्वीर पर घूमता है तो ये सिर्फ देख नहीं रहा होता, बल्कि ये एक गणितीय गणना कर रहा होता है। इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब नंबर्स का गुणा होना। हाँ, ये कर्नल असल में खुद कुछ नंबर्स का एक ग्रिड होता है और ये तस्वीर के पिक्सल्स के नंबर्स के साथ गुणा होकर एक नया नंबर बनाता है। और ये नया नंबर क्या दर्शाता है? ये बताता है कि उस खास हिस्से में वो पैटर्न मौजूद है या नहीं जिसे कर्नल ढूंढ रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या आती है। कैसी समस्या? जब ये छोटा लेंस तस्वीर के किनारों पर पहुंचता है तो उसके पास स्कैन करने के लिए पर्याप्त पिक्सल्स नहीं बचते और हर बार स्कैन करने पर तस्वीर का साइज छोटा होता जाता है। अच्छा, तो इसका समाधान क्या है? यहीं पर तीसरा कॉन्सेप्ट आता है पैडिंग का। तस्वीर के चारों तरफ 0 या 0 वैल्यू वाले अतिरिक्त पिक्सल्स जोड़ दिए जाते हैं।
ताकि आउटपुट का साइज कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, और किनारों पर मौजूद डेटा को भी पूरी अहमियत मिल सके। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हम पैडिंग के नाम पर किनारों पर 0 जोड़ रहे हैं तो क्या इससे असली डेटा में मिलावट नहीं होती? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। मतलब क्या नेटवर्क को ये नहीं लगने लगेगा कि तस्वीर के चारों तरफ एक काली बॉर्डर है जो असल में वहां है ही नहीं? क्योंकि इन तीनों कर्नल स्ट्राइड और पैडिंग के एक साथ काम करने के बाद जो आखिरी चीज मिलती है वो आउटपुट या फीचर मैप कहलाता है। हाँ, फीचर मैप। तो अगर किनारों पर गलत डेटा आ गया तो पूरा फीचर मैप ही गलत हो सकता है। देखिए, गणितीय रूप से जीरो पैडिंग डेटा को खराब नहीं करती। वो कैसे? चूंकि कर्नल एक डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तो 0 के साथ गुणा होने पर वह हिस्सा 0 ही रहता है, यानी वो कोई नया या झूठा सिग्नल पैदा नहीं करता। अच्छा, तो वो सिर्फ जगह बनाने का काम करता है। एकदम सही। वो सिर्फ कर्नल को अपनी जगह बनाने की आज़ादी देता है ताकि किनारों के असली पिक्सेल्स को भी केंद्र में रखकर प्रोसेस किया जा सके। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस पूरी कन्वोल्यूशन प्रक्रिया का असल मकसद लोकल पैटर्न्स को पकड़ना है। लोकल पैटर्न्स जैसे कि? एक बहुत ही शानदार पदानुक्रम यानी हायरार्की बनती है यहाँ पर। शुरुआत में नेटवर्क की शुरुआती लेयर्स बहुत ही साधारण चीजें देखते हैं, जैसे तस्वीर के सीधे किनारे या आड़ी तिरछी लकीरें। हाँ, या रंगों का अचानक बदलना। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क की गहरी लेयर्स में डेटा पहुंचता है, ये शुरुआती आसान पैटर्न्स आपस में जुड़कर बेहद कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनाने लगते हैं। मतलब पहले लेयर ने सिर्फ लकीरें देखी, हाँ, और दूसरी लेयर ने उन लकीरों को जोड़कर एक गोलाकार देखा, और फिर तीसरी लेयर ने उस गोलाकार और कुछ अन्य पैटर्न्स को मिलाकर एक गाड़ी का पहिया या किसी इंसान की आंख पहचान ली। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं और शब्द मिलकर पूरी कहानी। यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जरा ऐसे स्केल के बारे में सोचिए। एक आम कलर तस्वीर में 3 चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB चैनल्स। हाँ, जब नेटवर्क उस पर दर्जनों अलग अलग फिल्टर्स लगाता है तो दर्जनों नए फीचर मैप्स बन जाते हैं। और अगली लेयर में ये संख्या और भी कई गुना बढ़ जाती है। सही बात है। कुछ ही लेयर्स के बाद हमारे पास डेटा का एक विशालकाय पहाड़ खड़ा हो जाता है। अगर हर एक पिक्सल और हर एक पैटर्न को ऐसे ही आगे बढ़ाया जाए तो कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर तो तुरंत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस विशाल डेटा को नेटवर्क संभालता कैसे है? यहीं पर हमारा दूसरा मुख्य कदम काम आता है, जिसे पूलिंग कहते हैं। पूलिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हाँ, पूलिंग का सीधा सा काम है डेटा को सटीक और छोटा बनाना। यह प्रक्रिया फीचर मैप्स के स्पेशल डायमेंशंस को, यानी उसकी चौड़ाई और ऊंचाई को कम कर देती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उसकी गहराई को नहीं छेड़ती। सही कहा, गहराई वैसी ही रहती है। इसमें मुख्य रूप से 2 तरीकों का इस्तेमाल होता है। पहला है मैक्स पूलिंग, जिसमें नेटवर्क फीचर मैप के एक छोटे हिस्से में से सिर्फ सबसे बड़ी या सबसे प्रोमिनेंट वैल्यू को चुनता है। और दूसरा है एवरेज पूलिंग, जहां उस पूरे हिस्से का औसत निकाला जाता है। लेकिन आज के समय में मैक्स पूलिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस तकनीकी कारण है। वो कारण क्या है? जब कॉन्वोल्यूशन लेयर कोई पैटर्न ढूंढ लेती है तो वो उस जगह पर एक बहुत बड़ा नंबर देती है, जिसे हाई एक्टिवेशन वैल्यू कहते हैं। तो मैक्स पूलिंग सिर्फ उस बड़े नंबर को आगे भेजती है। हाँ, और बाकी के कमजोर सिग्नल्स को छोड़ देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नेटवर्क को अब ये परवाह नहीं है कि वो खास पैटर्न पिक्सल दर पिक्सल कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसे सिर्फ पैटर्न के होने से मतलब है? बिल्कुल, उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो पैटर्न उस इलाके में मौजूद है या नहीं। ये नेटवर्क के लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है। ये तो बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। हाँ, ये सिर्फ कंप्यूटेशन लोड को ही कम नहीं करता, बल्कि ये ओवरफिटिंग को भी काफी हद तक रोकता है। ओवरफिटिंग, जहां मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को रटने लगता है? सही कहा। और सबसे बड़ी बात, पूलिंग नेटवर्क को स्पेशल इन्वेरिएंस देती है। स्पेशल इन्वेरिएंस, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो? इसका मतलब ये है कि अगर तस्वीर में कोई कुत्ता थोड़ा बाईं या दाईं ओर खिसका हुआ है या तस्वीर थोड़ी बहुत रोटेट हो गई है, तब भी ये AI मॉडल उसे आसानी से पहचान लेगा। क्योंकि पूलिंग ने सटीक लोकेशन की जगह फीचर की मौजूदगी पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। एकदम सही। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, जैसे कि स्मार्टफोन्स के फेस रिकॉग्निशन में, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि चेहरा हमेशा फ्रेम के एकदम बीचों बीच नहीं होता। बिल्कुल, हम कभी फोन थोड़ा टेढ़ा पकड़ते हैं, कभी सीधे। ये डेटा के शोर को, यानी नॉइज को कम करने
और सबसे ज़रूरी सिग्नल्स को आगे बढ़ाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब हमारे पास कॉन्वोल्यूशन से निकले हुए पैटर्न्स हैं और पूलिंग से छना हुआ कंप्रेस डेटा है। और इसके बाद अगला कदम आता है? हाँ, अगला कदम होता है एक्टिवेशन फंक्शंस का इस्तेमाल। कॉन्वोल्यूशन के तुरंत बाद और अक्सर पूलिंग से पहले एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जाता है। CNN की दुनिया में जो सबसे मशहूर फंक्शन है वो है रेलू। रेली रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। हाँ, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसका गणितीय फॉर्मूला इतना आसान है कि कोई भी हैरान रह जाए। यह है रेलू x बराबर मैक्स 0, x। मैक्स 0, x। हाँ, अगर इसे एक एनालॉजी से समझा जाए तो ये एक स्मार्ट लाइट स्विच की तरह है। लाइट स्विच। हाँ, अगर पीछे से आने वाले इनपुट की वैल्यू नेगेटिव है तो ये उसे तुरंत 0 कर देता है, मतलब स्विच ऑफ। कोई नेगेटिव सिग्नल आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल। और अगर वैल्यू पॉजिटिव है, चाहे वो 0.1 हो या 100 हो, तो ये उसे बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ने देता है, यानी स्विच ऑन। ये फॉर्मूला सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इस नॉन लीनियरिटी को नेटवर्क के अंदर लाना किसी भी आधुनिक AI मॉडल के लिए बहुत जरूरी है। इसे जीवन और मृत्यु का सवाल भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? इतना जरूरी क्यों है ये? इसे ऐसे समझा जा सकता है, कन्वोल्यूशन एक पूरी तरह से लीनियर यानी सीधी गणितीय प्रक्रिया है। हाँ, लीनियर है। अगर हम कई सारी लीनियर लेयर्स को एक के बाद एक जोड़ दें तो उनका आखिरी नतीजा भी एक ही लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितनी लेयर्स हैं। बिल्कुल। बिना नॉन लीनियरिटी के चाहे आप 100 लेयर्स का नेटवर्क बना लें, वो एक लेयर के नेटवर्क से ज्यादा स्मार्ट नहीं होगा। और हमारी असली दुनिया का डेटा तो लीनियर होता नहीं है। एकदम सही। रोशनी का बदलना, टेढ़े मेढ़े आकार, चेहरों की बनावट, ये सब कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। असली दुनिया बेहद जटिल और घुमावदार है। और रेलू की वजह से ही मॉडल इन जटिल नॉन लीनियर पैटर्न्स को सीख पाता है। हाँ, इसके अलावा एक और बात है। इतिहास में सिग्मॉइड या tan h जैसे एक्टिवेशंस फंक्शंस का इस्तेमाल होता था। हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। लेकिन गहरे नेटवर्क्स में उनके साथ वैनिशिंग ग्रेडियंट की समस्या आती थी, जहां सिग्नल इतना छोटा हो जाता था कि नेटवर्क सीखना ही बंद कर देता था। बिल्कुल। रेलू नेगेटिव को 0 कर देता है, लेकिन पॉजिटिव दिशा में सिग्नल को सिकोड़ता नहीं है। आखिर इस सब का मतलब क्या है? नेटवर्क ने तस्वीर को देखा, कन्वोल्यूशन के जरिए उसने किनारों, लकीरों और जटिल पैटर्न्स को अलग-अलग फीचर मैप्स में निकाल लिया। और फिर पूलिंग का इस्तेमाल करके उस विशाल डेटा को छोटा और सटीक बना लिया। हाँ, और स्पेशियल इन्वेरिएंस के योग्य भी बना लिया, और रेलू के जरिए उसमें नॉन लीनियरिटी भी डाल दी, ताकि वो असली दुनिया की जटिलताओं को समझ सके। लेकिन ये सब तो सिर्फ फीचर्स का एक कलेक्शन है। वही तो, कोई फीचर बता रहा है कि कान नुकीले हैं, कोई बता रहा है कि पूंछ लंबी है, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये तस्वीर एक बिल्ली की है या कुत्ते की। ये आखिरी फैसला कैसे होता है? यहीं पर फुली कनेक्टेड लेयर्स की एंट्री होती है। फुली कनेक्टेड लेयर्स। हाँ, ये लेयर्स CNN आर्किटेक्चर के आखिरी हिस्से में होती हैं। शुरुआती हिस्सों से जो भी हाई लेवल फिल्टर्ड फीचर्स मिले हैं, ये उन्हें एक फ्लैट लिस्ट में बदल देती है। और फिर एक पारंपरिक न्यूरल नेटवर्क की तरह हर एक नोड हर दूसरे नोड से जुड़ जाता है। बिल्कुल। इनका काम सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर आखिरी भविष्यवाणी या फाइनल प्रिडिक्शन करना है। मतलब ये आखिरी फैसला सुनाती है। बिल्कुल। फुली कनेक्टेड लेयर्स एक तरह से अदालत की जूरी की तरह काम करती हैं। जूरी की तरह, ये अच्छा उदाहरण है। शुरुआती कन्वोल्यूशन लेयर्स ने जासूसों की तरह काम किया। उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, फिंगरप्रिंट्स ढूंढे और पैटर्न निकाले। और अब वो सारे सबूत इस जूरी के सामने रखे जाते हैं। हाँ, ये लेयर उन सारे अलग-अलग फीचर्स को एक साथ तौलती है। उदाहरण के लिए, अगर नुकीले कान वाले फीचर का नंबर बहुत हाई है और भौंकने वाले किसी विजुअल पैटर्न का नंबर भी हाई है, तो ये लेयर उन दोनों को मिलाकर निष्कर्ष निकालती है कि ये तस्वीर एक कुत्ते की होनी चाहिए। सही कहा। और अक्सर इसके बिल्कुल आखिर में सॉफ्ट मैक्स नाम का एक और फंक्शन इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, इसका क्या काम है? ये इन सारे नतीजों को प्रतिशत या प्रोबेबिलिटीज में बदल देता है। जैसे कि 85% संभावना है कि ये कुत्ता है, 10% कि ये बिल्ली है और 5% कि ये कोई और जानवर है। बिल्कुल। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये जूरी पहली बार में गलत फैसला सुना देती है। गलत फैसला? हाँ, क्योंकि कोई भी मॉडल जन्म से ही स्मार्ट नहीं होता। मशीनें शुरुआत में रैंडम गेस करती हैं और अक्सर पूरी तरह से गलत होती हैं। और यहीं से उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है जो आखिरकार इस पूरे सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती है, जिसे बैक प्रोपगेशन कहते हैं। हाँ, बैक प्रोपगेशन। ये AI का अपनी गलतियों को नापने, उन्हें स्वीकार करने और खुद को सुधारने का मैकेनिज्म है। ये सीखना बहुत जरूरी है।
इस पूरी सीखने की प्रक्रिया को 2 मुख्य फेज में समझा जा सकता है। पहला है फॉरवर्ड पास। ये वही पूरी यात्रा है जिसकी हमने अभी तक चर्चा की। मतलब तस्वीर नेटवर्क में जाती है, फिल्टर्स लगते हैं, डेटा पूल होता है और फुल्ली कनेक्टेड लेयर एक नतीजा देती है। हाँ, मान लीजिए तस्वीर एक कुत्ते की थी, लेकिन नेटवर्क ने कहा कि ये 90% एक बिल्ली है। तो यहाँ गलती हो गई। बिल्कुल। अब आता है दूसरा फेज, जिसे बैकवर्ड पास कहते हैं। नेटवर्क अपने दिए हुए नतीजे की तुलना असली सच्चाई से करता है, जिसे ग्राउंड ट्रूथ कहते हैं। और इस अंतर को एरर या लॉस कहा जाता है। सही। ये लॉस जितना बड़ा होगा, नेटवर्क की गलती उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। इसके बाद एक गणितीय सिग्नल नेटवर्क में उल्टी दिशा में आखिरी लेयर से लेकर पहली लेयर तक वापस दौड़ता है। उल्टी दिशा में? हाँ, ये सिग्नल नेटवर्क के हर एक पैरामीटर, हर एक कर्नल के वेट्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता है, ताकि अगली बार जब वही तस्वीर आए तो गलती कम हो। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या सवाल? ये सारा एडजस्टमेंट, ये ऑप्टिमाइजेशन आखिर होता कैसे है? एक गहरे CNN में करोड़ों पैरामीटर्स या वेट्स हो सकते हैं। करोड़ों, हाँ। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि किस वेट को बढ़ाना है और किसे कम करना है? यहीं पे कैलकुलस और ग्रेडियंट्स का रोल आता है। कैलकुलस का इस्तेमाल होता है यहाँ। हाँ, इस एरर को कम करने के लिए नेटवर्क खास तरह के ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है, जिनमें स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यानी SGD या एडम सबसे मशहूर है। SGD और एडम। इसे ऐसे इमेजिन किया जा सकता है कि नेटवर्क एक बहुत ही ऊबड़-खाबड़ पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और उसे सबसे नीचे यानी सबसे कम एरर वाली घाटी में पहुंचना है। तो वो रास्ता कैसे ढूंढेगा? हर एक बैकवर्ड पास के साथ ये एल्गोरिदम ग्रेडियंट्स की मदद से ये नापता है कि ढलान किस तरफ सबसे तेज है और फिर उसी दिशा में एक छोटा सा कदम उठाता है। और ये प्रक्रिया लाखों तस्वीरों पर बार बार दोहराई जाती है। बैकवर्ड पास से वेट्स अपडेट होते हैं। धीरे धीरे नेटवर्क के फिल्टर्स इतने सटीक हो जाते हैं कि वे बिल्कुल सही पैटर्न्स पकड़ने लगते हैं। और इसी निरंतर अभ्यास से एक साधारण कोडिंग स्ट्रक्चर एक एक्सपर्ट विजुअल रिकग्निशन सिस्टम में बदल जाता है। एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। ये पूरा सफर वाकई खुद में एक मास्टर क्लास है। अगर इस पूरी चर्चा के अहम हिस्सों को एक साथ पिरोया जाए तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। सबसे पहले डेटा की बाढ़ आती है, जिसे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन अपने छोटे छोटे फिल्टर से स्कैन करके उसमें से जरूरी पैटर्न्स और किनारे निकालता है। फिर पूलिंग उस विशाल डेटा को छांटकर छोटा करता है ताकि कंप्यूटर ओवरलोड ना हो जाए। हाँ, और मॉडल स्पेशल बदलावों को भी संभाल सके। इसके बाद रेलू का स्मार्ट स्विच डेटा में नॉन लीनियरिटी लाता है, ताकि असली दुनिया की घुमावदार जटिलताओं को समझा जा सके। और आखिर में फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स उन सारे पैटर्न्स को जोड़कर एक आखिरी फैसला सुनाती हैं। और इस पूरे सिस्टम का असली दिमाग बैक प्रोपोगेशन लगातार गलतियों को सुधारता रहता है, जब तक कि मशीनें लगभग इंसानों की तरह या कई मामलों में इंसानों से भी बेहतर तस्वीरों को पहचाने ना लगे। ये तकनीक वाकई में हैरान करने वाली है। ये जानना और समझना सिर्फ रिसर्चर्स के लिए ही जरूरी नहीं है। अगर कोई कल की टेक मीटिंग के लिए तैयारी कर रहा है, एग्रीटेक में फसलों की बीमारी पकड़ने वाला ऐप बनाना चाहता है, या सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसका फोन उसकी शक्ल कैसे पहचान लेता है, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है। हाँ, CNN का ये बुनियादी ढांचा हर जगह मौजूद है। ये आज की डिजिटल युग की आंखें हैं। और ये आंखें कैसे काम करती हैं, ये समझना हमें भविष्य की एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाता है। भविष्य की तस्वीर कैसे? देखिए, CNN को असल में बायोलॉजिकल विजन यानी हमारे दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स से प्रेरित होकर ही बनाया गया था। मकसद ये था कि मशीनें हमारी भौतिक दुनिया को देख सकें। हाँ, मशीन विजन का यही लक्ष्य था। लेकिन अगर हम इस देखने की ताकत को सिर्फ तस्वीरों या पिक्सेल्स के दायरे से आजाद कर दें तो? पिक्सेल्स के दायरे से आजाद? आखिरकार CNN के लिए एक तस्वीर सिर्फ नंबर्स का एक ग्रिड ही तो है। क्या हो अगर हम कल कोई नेटवर्क्स में ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलावों का जटिल मल्टी डायमेंशनल डेटा डाल दें? वो भी तो नंबर्स ही हैं। बिल्कुल। या फिर किसी इंसान के DNA सीक्वेंसेस को एक ग्रिड में बदलकर इस नेटवर्क को दे दें। सोचने वाली बात यह है कि जो आर्किटेक्चर आज सड़क पर चलते एक इंसान और एक पेड़ के बीच का फर्क देख सकता है, क्या कल वही आर्किटेक्चर किसी लाइलाज बीमारी के जेनेटिक म्यूटेशन का पैटर्न देख लेगा? या फिर क्लाइमेट चेंज का कोई ऐसा छुपा हुआ संकेत देख ले जो आज तक किसी इंसानी दिमाग ने नहीं देखा हो? बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो इस तकनीकी चर्चा को सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब मशीनें उस डेटा को भी देखने लगेंगी जो हमारी आंखों से ओझल है, तब AI की असल सीमा कहाँ जाकर रुकेगी? वाकई यही एक ऐसा सवाल है
जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अभी इस तकनीक की महज शुरुआत ही देख रहे हैं। आज के इस डीप डाइव में हमने जिस आर्किटेक्चर को समझा है, वो आने वाले कल की अनगिनत खोजों का आधार बनने वाला है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।